नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और लगातार हम मतदान की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। महा कवरेज हमारी जारी। हमारे एक एक संवाददाता एक एक बूथ पर मौजूद हैं और वहां से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, 9 बजे तक जो मतदान हुआ है उसके आंकड़े आपके सामने सबसे पहले रखेंगे, फिर इस पर चर्चा की जाएगी। आजमगढ़ में सुबह 9 बजे तक 8.8% मतदान हुआ है। जौनपुर में सुबह 9 बजे तक 8.99% मतदान हुआ है। ये आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। चंदौली में सुबह 9 बजे तक 7.79% मतदान किया गया है। सोनभद्र में सुबह 9 बजे तक 6.75% मतदान, यानी मतदान बहुत कम हुआ है। उस हिसाब से देखा जाए तो आजमगढ़ ही जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वहाँ बेहतर ही है। बाकी जगहों से 8% मतदान दर्ज किया गया है। जौनपुर में 8.99% मतदान दर्ज किया गया है। देखिए, वोटिंग जो है वो कम हो रही है और लगातार अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की कि आप लोग निकलिए घर से बाहर, मतदान करिए। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि निकलिए। बिल्कुल, और आखिरी चरण की वोटिंग है, ये हम दिखा रहे हैं हर जगह पर। यानी आज क्योंकि 9 जिलों में वोटिंग हो रही है, 54 सीट ऐसी हैं जिन पर आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घर से निकले हुए हैं और पोलिंग बूथ पर किस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं। वाराणसी में 8 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर भी आप देखिए कि किस तरह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोटर्स पहुंच रहे हैं। आजमगढ़ में 10 सीट, मऊ में 4, गाजीपुर में 7, जौनपुर में 9। वहीं भदोही की बात कर लें तो 3 विधानसभा सीटें हैं, सोनभद्र में 4, मिर्जापुर में 5 और चंदौली में 4 सीट हैं जिन पर आज आखिरी चरण में मतदाता जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर कहा जाए तो ये फाइनल एग्जाम है और उसके बाद अंजनी सीधा रिजल्ट आना है 10 मार्च को। और जितनी आज के लिए नर्वसनेस है उसके साथ 10 की अगर हम बात कर ले, 10 मार्च को नतीजे आने हैं, यानी अब ये चिंता जो है अब वो और बढ़ने लगी। बिल्कुल, और एक तस्वीर हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे और एक अपडेट वो आप तक पहुंचा भी रहे हैं। अभिनव हमारे साथ गाजीपुर से बने हुए हैं और आजमगढ़ से नीरज मिश्रा बने हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ निपुर जी बने हुए हैं। अभिनव, आपके पास आएंगे। गाजीपुर और मऊ, यहाँ पर अंसारी बंधुओं का काफी दबदबा रहा है। रॉबिन हुड टाइप की इनकी इमेज और दबंगई इनकी काफी, वहां पे बाहुबली इमेज इनकी रही है। और बुल और बुलडोजर के सबसे ज्यादा शिकार अंसारी परिवार ही रहा है और ऐसे में उनकी साख बचाना एक बड़ी चुनौती होगी। गाजीपुर में भी उनके परिवार के कई लोग चुनाव मैदान में हैं। ये बिल्कुल, मैं बता दूं कि मोहम्मदाबाद की जो विधानसभा है, जहां पर कि सरबतुल्ला अंसारी कभी विधायक हुआ करते थे, मुलायम सिंह, मुख्तार अंसारी के भाई, वो उन्होंने इस बार अपने न खड़े होकर अपने बेटे को खड़ा किया है। और उधर आप देखा कि मऊ नाथभंजन से, जहां से 5 बार से विधायक मुख्तार अंसारी जो है उसने अपने बेटे को वहां पर चुनाव लड़वा रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर आप देखिए तो बुल और बुलडोजर दोनों का जो है शिकार, जैसा आपने कहा कि, और ये जनता जानती है कि गाजीपुर में मुख्तार की तमाम ऐसी संपत्ति जो कब्जे वाली थी या उनको जो अकूत संपत्ति थी जिस पर कि वे लोगों का कब्जा या अवैध तरीके से बनाई निर्माण किया गया था, उस सबको बुलडोजर ने ढहा दिया। ऐसी सूरत में अब जो है इस बार की गाजीपुर की जनता क्या सोचती है, क्या देखती है, तो ये ज्यादातर बहुत लोगों से हमसे बात हुई तो उन लोगों ने कहा कानून व्यवस्था को लेकर हम बहुत संतुष्ट है। या कुछ लोगों ने कहा कि बुल जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो खेतों में परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा जो है आप रात भर किसानों को सोना नहीं पड़ता है। किसान जो है वो खेत को देख रहे हैं, अनाज को अपने जो है रखवाली करते हैं। ऐसे दिन में पूरा 24 घंटे बीत जा रही है। तो ये भी एक मुद्दा जो है बड़ा मुद्दा है। अब इस बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने हालांकि कहा है भारत मंच से कि इसका जो है चुनाव के बाद जो है इसका बाकायदे। अच्छा अभिनव, एक चीज हमने देखा है, पिताजी थोड़ा सा दबंग टाइप इमेज थी, लेकिन उनके मुख्तार अंसारी बाहुबली थे, लेकिन अपने इलाके में उनकी इमेज एक रॉबिन हुड टाइप की थी। अभी उनके बेटे उस चीज से मऊ सदर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी 3 दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया तो लगता है कि क्या वो उनके अंदर वो चीजें हैं जो अपने पिता की विरासत को संभाल पाए। वो कह रहे हैं भाई 6 महीने तक कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, पहले सारे अधिकारियों से बदला लिया जाएगा, इसके बाद फिर उनका हिसाब किताब होगा। और 2017 वाला आजम खान का वो बयान याद होगा लोगों को, जब उन्होंने आईएएस अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से कहा था कि बहन जी की जूती साफ करवाऊंगा। इसके बाद उनका क्या असर हुआ जनता देख रही है। कहीं ऐसी बयानबाजी इनके लिए घातक न हो जाए।
देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि राजनीतिक जीवन में बयानबाजी का बहुत बड़ा महत्व होता है। बयान जो है वो अगर राजनीतिक सहनशीलता या सौम्य तरीके से अगर नहीं देता है तो उसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है। और चूंकि लास्ट विधानसभा अंतिम चरण का मतदान है और ऐसी सूरत में मौन भंजन में जिस तरह से उसने उंगली फेर फेर के बोला कि 6 महीने का जो है हिसाब किताब लिया जाएगा पहले, उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा अखिलेश यादव से, तो उसमें अखिलेश यादव को भी अंदर खाने से सूत्रों के आपके अखिलेश यादव से खासा नाराज थे क्योंकि उन्होंने उसका नाम का कोड किया और अखिलेश यादव अपनी वो क्लीन छवि जो है वो बनाने में लगे हुए हैं। आपने देखा कि परिवारवाद से लेकर तमाम जो पहलू है उसको इस बार जो है उन्होंने दरकिनार रखा, उन्होंने किनारे रखा कि उन पर कोई फैमिली का या पावर पॉलिटिक्स जो है वो जो सेंटर बनाए गए थे, जो तमाम चाहे वो शिवपाल यादव या धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल यादव, आदित्य यादव, तमाम जो यादव बंधु थे उन लोगों के यहाँ जो पावर सेंटर था उसको भी अखिलेश यादव ने इस बार खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मुख्तार के जो बेटे ने जिस तरह से आपने देखा कि बयान दिया, और ये एक बयान नहीं दिया, कई मंचों पे जो सभाएं जो नुक्कड़ सभा हो रही थी उस पर ये बार बार रिपीट किया। एक चीज समझना चाहेंगे अभिनव, यही मुख्तार अंसारी हैं। 2017 में भी हम लोग दूसरे चैनल में बातचीत कर रहे थे, उस वक्त इन्हीं मुख्तार अंसारी को लेकर चचा भतीजे में जंग हुई थी। और अब जो है अपने अच्छा एक चीज हमने देखा है सर अभिनव कि अगर मान लीजिए जिसको लेकर विवाद हो तो सीधे डायरेक्ट अपने पार्टी सर अपने जो सहयोगी हैं उनके थ्रू आप जो चुनाव लड़वा देते हैं। यहाँ पर अंसारी बंधुओं को लेकर, अंसारी को लेकर विवाद हुआ, शिवपाल चाचा से बगावत हो गई, शिवपाल चाचा अलग हो गए। 17 का आपने इतिहास देखा किस तरीके से वो लोग जो है सत्ता से बाहर हो गए। अब यही अंसारी और उनके बेटे एक बार फिर से उनके लिए किरकिरी बन रहे हैं। हालांकि एक बार डायरेक्ट उनके साथ नहीं है लेकिन सुभाषपा से तो है वो। और गठबंधन के हिस्से के अलावा आपने देखा कि जब अखिलेश यादव ने रैली की थी तो अखिलेश यादव ने बाकायदे हाथ उठाकर बताया था कि यह हमारे प्रत्याशी है। दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले मैं जहां पोलिंग बूथ पे हूँ, ये जहूराबाद की पोलिंग बूथ है, यहाँ पर जो है आदर्श पोलिंग बूथ है और कुछ ही देर पहले ओम प्रकाश राजभर से हमने बात की थी। राजभर ने ये साफ कहा, जब हमने उनसे ये सवाल पूछा कि आपने मुख्तार अंसारी के बेटे को जो यहाँ कानून व्यवस्था की बात हो रही है, बाहुबल को आपने यहाँ पर प्रत्याशी बनाया उसके बेटे को, तो ओम प्रकाश राजभर का कहना था कि नहीं है, आप जो है सिर्फ मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, आप ब्रिजेश सिंह की बात नहीं कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि ब्रिजेश सिंह की आप बात नहीं कर रहे हैं, एक जाति विशेष के लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के मैं बता दूं कि इस बार जो है चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या वो प्रकाश राजभर की पार्टी हो या ये सारे लोग जो है वो कोई भी हथकंडा इस बार जो है छोड़ना नहीं चाहते सत्ता में आने के लिए। और सत्ता में न तो उनको आप देखिए तो जो पीडीआर की रिपोर्ट आई है उसमें हालांकि सबसे जो बड़े आपराधिक तौर पे जो जिनका नाम लिया जाता है उसमें जो है सबसे ज्यादा रेटिंग में भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी और फिर बीएसपी और कांग्रेस थी। तो ऐसी सूरत में गाजीपुर अच्छा इस बार अभिनव चारू के पास भी कई सवाल है, आप इसको लेकर आजमगढ़ चलेंगे चारू, लेकिन एक सवाल मेरा आपके पास है, आपके लिए है। हमने देखा इस चरण के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कई ऐसे बाहुबली है जिनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, जिनकी अपनी एक इमेज है, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, निर्दलीय, वो अपने चुनाव लड़ते हैं। अजय राय को हमने देख लिया, विजय मिश्रा को है, धनंजय सिंह, अंसारी बंधु जो हैं उनके बेटे भतीजे, ये लोग मैदान में हैं। तो इन लोगों की एक अपनी व्यक्तिगत इमेज, अपनी छवि है और अपने ही नाम पे, अपने ही दम पे ये लोग जीतते हैं। इस बार तमाम जो बाहुबली हैं, रॉबिन हुड टाइप के, उनकी भी परीक्षा हो रही है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि लोगों ने अपनी एक इमेज बना रखी है। अगर हम मोहम्मदाबाद की बात कीजिए तो मोहम्मदाबाद जहां से भी मुख्तार अंसारी आता है, या अगर आप धनंजय सिंह की बात कर लीजिए जौनपुर में, या फिर विजय मिश्रा की बात कर लीजिए जो कि भदोही विधानसभा से आते हैं, ये लोग अपना जो है जिस तरह से रसूख है, और रसूखी नहीं बल्कि अगर आप देखिए तो इनके दूसरे भी ट्विस्ट, दूसरे भी पहलू, दूसरे भी चेहरे हैं। आप बाहुबल जरूर है, इनको बड़े लोगों से वसूली से लेकर तमाम तरह के धंधे करते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो गरीब तबके लोग हैं उनकी मदद भी करते हैं, शादी ब्याह से लेकर तमाम जगहों पे। तो वो एक बैलेंस बनाने की हमेशा से कोशिश इन लोगों की रहती है। अगर आप देखिए तो वो पहले वाला चुनाव नहीं है, पहले वाला चुनाव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जब जो पोलिंग बूथ पे कोई अराजक था तो यहाँ पर पहुंच नहीं जा सकते, यहाँ पर का जो है वो लेकर जो है वो फरार नहीं हो पाते। ये तमाम ऐसे पहलू है जिसको कि अब जो है अब पूरी शांति व्यवस्था के तौर पर आपने देखा कि 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई। एक ही घटना जो बड़ी दिखाई दी तो
वो थी स्वामी प्रसाद मौर्य की, जहां पर उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ियों पर हमला हुआ, तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए। दूसरा जो है एसपी सिंह बघेल पर, जहां पे कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे और वहां पे उन्होंने लगाया कि समाजवादी पार्टी के जो अराजक तत्व जो गुंडे हैं उन लोगों ने उनकी गाड़ियों पर हमला किए। इसके अलावा देखिए पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो लगी हुई हैं यहाँ पे, चाहे वो एसएसबी की हो या सीआरपीएफ की है, तमाम टुकड़ियां लगाई गई हैं यहाँ पर। सुरक्षा के चाक चौबंद पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बिल्कुल, और ये गाजीपुर का जो इलाका है आप बने रहिए, हम नीरज मिश्रा का रुख करेंगे, आजमगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, इस पूरे विधानसभा चुनाव में देखिए कि शुरुआत के कुछ चरण छोड़ दिए जाएं तो आजमगढ़ का मुद्दा जो है वो लगातार, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सपा पर लगातार हमला बोला था। इस वक्त आप वहां पर क्या स्थिति देख पा रहे हैं? और अगर आजमगढ़ की बात करें तो एमवाई फैक्टर जो है उसकी असली परीक्षा आज है। जी बिल्कुल, देखिए जो आजमगढ़ है यहाँ पर यादव बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर जातिगत समीकरण हमेशा काम करते हैं। अगर 2017 की भी बात कर लें हम, जिस समय मोदी लहर अपने प्रचंड पर थी, उस समय भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली थी और ये बताने के लिए आजमगढ़ काफी है कि आजमगढ़ सिर्फ और सिर्फ अपने जातिगत समीकरण पर ही अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनता है। लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो काफी उलट नजर आ रही है, क्योंकि अगर 2017 की बात करें तो 2017 में बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल कांटे की टक्कर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को दी थी। 4 सीटें उसने यहाँ से निकाली थी और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें निकाली थी। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। लिहाजा इस बार काफी कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। और यहाँ का जो मतदाता, जैसा कि कहा जाता है कि आजमगढ़ का मिजाज कुछ अलग होता है, चौंकाने वाला होता है। जो दुर्वासा ऋषि का जो तपो क्षेत्र है वो है आजमगढ़। तो आजमगढ़ से क्या कुछ निकल के आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जितनी शांति से यहाँ वोटिंग हो रही है वो बहुत धड़कने बढ़ाती है वो चीजें जो प्रत्याशी है यहाँ पर। देखिए जो वोटर्स हैं, हम उनका उत्साह एक बार दिखाएंगे कि वोटर्स का जो उत्साह है, आप देखिए ये काफी उम्र की हैं, दादी जी हैं, और ये देखिए किस तरह से अपना मतदान करने के लिए व्हील चेयर पर आई हैं। यानी कि जो और भी ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के जो वोटर्स हैं वो इनसे सीखें। माता जी, आप मतदान करने आई हैं, लगातार हर बार आती हैं? हम हमेशा आते हैं भैया। अच्छा, वोटर से क्या कहना है, क्योंकि तमाम लोग निकल नहीं रहे हैं आजमगढ़ से, काफी कम वोटिंग हो रही है। निकलना चाहिए, अपना वोट जरूर देना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये देखिए ये वोटर्स का उत्साह है कि देखिए किस तरह से व्हील चेयर पे और लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें यही है। नीरज लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ मदन मोहन शर्मा भी बने हुए हैं वाराणसी से। मदन मोहन, वाराणसी की अगर हम बात कर ले तो इस वक्त सभी की निगाह टिकी हुई है। खुद प्रधानमंत्री वहां से सांसद हैं, लेकिन अगर हम वाराणसी की सीटों की बात कर लें तो 8 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वाराणसी दक्षिण की सीट है। जी बिल्कुल, चलो बताना चाहूंगा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और दक्षिणी जो है कहा जाए तो एक तरह से हाट जो है ना पीएम का हाट माना, क्योंकि वहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे जो है ना कई ऐसे कार्य हुए हैं और वहाँ से जो है नीलकंठ तिवारी जो है विधायक के शासन मंत्री भी है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा हॉट सीट तो दक्षिणी मानी जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कहा जाए तो शिवपुर विधानसभा और उत्तरी में भी जो है, क्योंकि अनिल राजभर और सवाल भी मंत्री हैं, तो ऐसे में अगर कहा जाए तो 3 विधानसभा क्षेत्र जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें हो जा रहे हैं। 8 विधानसभा में जो है ना 5 भाजपा के खाते में 2017 में थे और 3 उनके सहयोगी दल के पास में थे। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो 8 विधानसभा में जो है ना भाजपा का पूरा तरह से कब्जा था। लेकिन अभी वर्तमान की अगर हम स्थिति देखें तो दक्षिणी में सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि वहां से एक तरफ तो भाजपा से नीलकंठ तिवारी है, तो वहीं से अगर हम सपा से अगर बात किया जाए तो कामेश्वर दीक्षित जो है उनको जो है ना काफी टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो भाजपा और सपा में जो है काफी वहां कांटे की लड़ाई चल रही है। तो ऐसे में देखा जाएगा कि 2022 का चुनाव जो शिवपुर की बात आप कर रहे हैं, शिवपुर भी हॉट सीट है। यहाँ पे अनिल राजभर है, मंत्री है, और वो लगातार सुभाषपा के ओपी राजभर को चुनौती देते भी रहते हैं। बोलते हैं वो राजभर के नेता नहीं है, राजभर का असली नेता मैं हूं। अब ऐसे में ओपी राजभर के पुत्र खुद यहाँ से चुनाव मैदान में हैं, और जब वो नामांकन करने गए थे तो वो तस्वीरें आज भी सबको याद है कि उन्होंने कहा था भाई मेरी हत्या करने की कोशिश की गई थी, जबकि खबर ये थी कि भाई वकीलों ने हुटिंग की थी। तो चूंकि अब उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे है, मंत्री जी की भी प्रतिष्ठा दांव पे है, तो वहां पे लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती है। वहां पे क्या तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं?
बता रहा था कि जिस तरह से वाराणसी में 3 सीटों की जो बात हो रही थी, तो उसमें से एक सबसे जो अहम जो है हॉट सीट जो है सीपुर के जो अनिल राजभर और ओम प्रकाश के बेटे अरविंद राजभर के बीच में है। हालांकि अगर कहा जाए तो यहाँ पे त्रिकोणीय है, क्योंकि बसपा भी जो है ना यहाँ पे जो है ना लड़ाई में है। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि जिस तरह से अगर राजभर की अगर बात कर रहे हैं तो राजभर से ज्यादा जो है यहाँ पे मौर्य समाज है। तो मौर्य जो सीपुर की मैं बात कर रहा था, तो 90,000 लगभग वोटर जो है मौर्य समाज के हैं। उसके बाद कहा जाए तो 80,000 जो है राजभर है और बाकी अन्य जो है ना उससे जो है ना लोग वहां पे वोटर में। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि राजभर किसके तरफ बैठेगा, क्योंकि लगातार ओम प्रकाश राजभर भी अपने को राजभर का नेता मान रहे हैं, तो वहीं अनिल राजभर भी जो है ना कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे अपने को राजभर को नेता बनाने को लेकर के। लेकिन अगर कहा जाए कि जिस तरह से 3 सीटों की बात हो रही थी, खास करके अनिल राजभर की जब बात हो रही थी, तो जनता में काफी नाराजगी भी है। क्योंकि अगर कहा जाए कि 5 साल का इनको जिस तरह से काम की अगर बात की गई थी, जनता के बीच में ये नहीं जा पाए हैं और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो जनता की नाराजगी भी इनके साथ में है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो मदन, तस्वीरें भी दिखाते रहिए, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के महापर्व की चर्चा भी कर रहे हैं, समीकरण भी चर्चा करते रहेंगे, तस्वीरें भी दिखाते रहिए, क्योंकि मतदान का जो औसत है वो कोई बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। तो थोड़ा तस्वीरें आप दिखाइए और दिखाइए कि जैसे नीरज ने अभी दिखाया कि एक माता जी हैं व्हील चेयर पे मतदान करने आई हैं, वो हमारे जैसे युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि भाई जब वो आ सकती हैं तो हम लोग तो अच्छे खासे हष्ट पुष्ट लोग हैं, क्यों नहीं घर से निकल सकते हैं। तो तस्वीर दिखाइए, क्या माहौल है चुनाव का। की संख्या में जो है ना थोड़ी बहुत थे लोग जो है ना घर से निकल करके आए थे, लेकिन अभी भी कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर अगर देख सकते हैं कि आपकी कोई भी लाइन नहीं है। तो दूर में दूसरे बूथों पर भी यही स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पे लगभग अगर कहा जाए तो 8 बूथ बनाए गए हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो मतदान करने वालों की संख्या जो है ना काफी कम है। तो कहीं ना कहीं इसमें कहा जाए कि लोगों को जो है ना निकल करके आना पड़ेगा, लोग जो है आकर के वोट करें, क्योंकि वोट जो है एक लोकतंत्र का एक कहा जाए तो महापर्व के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो काफी संख्या में कम की संख्या है यहाँ पे लोग जो निकल करके आ रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से कड़ाके की धूप है यहाँ पर, और प्रशासन के द्वारा मैं जैसे पिछले भी मैं भी बता रहा था कि यहाँ पे कारपेट तो बिछाए गए हैं, लेकिन अगर ऊपर से कहा जाए तो यहाँ पर जो मतदाता है उनको ऊपर से कोई भी छांव नहीं है। तो कड़े धूप में उनको खड़े होने के लिए जो है ना हो रहा, तो ये भी जो है ना एक फैक्टर माना जा रहा है कि कम लोगों को। आएंगे आपस निपुण जी हमारे साथ है, समीक्षक निपुण जी। जहां तक धूप की बात है, मुझे याद है 2007 का चुनाव हो रहा था, उस वक्त मैं इलाहाबाद में रिपोर्टिंग करता था। इलाहाबाद, जौनपुर, आजमगढ़ 3 जगहों पर मैं गया था उस वक्त, और अभिनव करेक्ट करेंगे मुझे, लगभग मई जून का महीना था और कड़कड़ाती धूप पड़ रही थी। और मैं कई बूथ पे गया तो ऐसे ही 10-5 लोग कतार में लगे हुए थे। और उसके बाद पहली बार यूपी में ऐसा हुआ कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, ओवरऑल वोटिंग जो होती है 40-45% होती है, और उसमें जो 10-15 लोग जो कतार में खड़े हुए थे, वो जो बीएसपी का कोर वोटर था वो चुनाव में वो कतार में लगा हुआ था। और जो तथाकथित पढ़े लिखे अपने आप को सभ्य समाज के लोग बोलते हैं, वो ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देख रहे थे और पसीना पोंछते हुए, बड़ी गर्मी है और नेता लोग कोई काम नहीं करते हैं। शाम को 5 बजे वो कतार में लगते हैं, 6 बजे तक चुनाव खत्म हो जाता है। तो 40-45% मतदान हुआ। उसमें बीएसपी के तमाम जो वोटर्स थे, जो उनके कोर वोटर थे, वो उन्होंने मतदान किया और पहली बार मायावती पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। और इस बार भी, हालांकि इस बार अभी उतनी कड़ाके की गर्मी नहीं पड़ रही है कि ये कहा जाए कि भाई हम लोग जो है मतदान करने नहीं आ पाएंगे। ये यहाँ पे उत्साह क्यों कम दिखता है पूर्वांचल में? हाँ हाँ लगातार डाउन होता जा रहा है। हाँ, क्या होता है कि शुरुआत में चुनाव शुरू होते हैं, 7 चरण में चुनाव, बड़े चुनाव हो जाते हैं, बड़ा आंदोलन हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम 10 फरवरी से स्टार्ट किए और आज आपका 7 मार्च है। हाँ, तो पूरा 1 महीना पूरा चुनाव का दूर हो गया। हाँ, तो एक तो क्या होता है कि हम लोग देखें कि जनता के बीच में मैसेज आने से ठीक है चुनाव चल रहा है। पहले चरण में ज्यादा उत्साह रहता है, पहली बार। दूसरी बात गर्मी की, कुछ मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी ने अपील भी की। बिल्कुल निपुण जी, हम ये समीकरण जो है वो आपसे आगे भी समझेंगे। नीरज, हम आपके पास आना चाहेंगे। और इस वक्त क्योंकि देखिए 10 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो लगातार हमने दिखा दिए हैं कि मतदाता किस तरह पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर। आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर हम आजमगढ़ की बात कर लें तो यहाँ पर 24% मुस्लिम, 26% यादव और 20% जो है वो दलित मतदाता हैं। और असली जो परीक्षा है एमवाई फैक्टर की, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, इसी जगह से होनी है। क्या लगता है कि जो फैक्टर्स हम देख रहे हैं, जो जातीय समीकरण हम देख रहे हैं और आप चर्चा भी कर रहे हैं, वो इस बार कितना खेल बना सकते हैं और कितना बिगाड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए
की बात करें तो आजमगढ़ में जाति समीकरण सबसे ज्यादा महत्व रखता है। लोग उसी पर वोट भी करते हैं, ज्यादातर जो वोट होते हैं वो उसी पर होते हैं। क्योंकि अगर 2017 का हम चुनाव देखें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि और जगहों पे वो प्रदर्शन उनका उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में इन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को। 10 में से 9 सीटें जीत ली थी दोनों मिलकर। लेकिन इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं, और इसलिए समीकरण जो है किसी भी करवट बैठ सकता है। और जिस तरह से शांति से यहाँ पर मतदान हो रहा है, उसी शांति के कारण जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। देखिए हमारे साथ तमाम वोटर्स भी हैं, जो महिला वोटर्स हैं, ये सभी मतदान करके आ रही हैं, और हम बात करने की कोशिश भी करेंगे उन महिला वोटर से, और हम दिखाएंगे कि आप जरा आपने मतदान कर दिया। जो हम अगर चाहते हैं कि आप दिखाएं, और जो यहाँ पर वोटर्स हैं वो काफी कम निकल रहे हैं, तो उनसे भी आप अपील करें कि अधिक से अधिक संख्या में जो वोटर्स हैं वो आए और वोट करें। जरा आप अपना निशान हमारे जो दर्शक हैं उनको दिखाएं और आजमगढ़ की जनता को भी दिखाएं, जिससे अधिक से अधिक आजमगढ़ के लोग यहाँ पर आए, मतदान करें। कम से कम 60% से तो वो पास ही हों। अच्छा, अगर हम बात करें आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में इस बार आप लोगों ने क्या सोचकर मतदान किया है? क्या मुद्दे यहाँ के रहेंगे? मेन तो मुद्दा सुरक्षा का है, जो सुरक्षा देगा उसको हम लोग वोट देंगे। आपके लिए क्या मुद्दा रहा है? वही है, सुरक्षा हम लोग को चाहिए, और क्या। अच्छा, लोगों से अपील क्या करेंगी, क्योंकि मत प्रतिशत काफी कम पड़ रहा है? आप कह रहे हैं हम लोग सबसे कि जाइए वोट डालिए, अपना अधिकार है, सब लोग डालिए, यही तो बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये आजमगढ़ है, और आजमगढ़ के ये लोग हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर आ रहे हैं, और खास तौर पर लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में अपने ठीक है, नीरज आपके पास आएंगे, और लगातार हम भी अपील कर रहे हैं कि भाई आप लोग घर से बाहर निकलिए। 5 साल में एक बार मौका मिलता है जब आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, अपने पसंद के जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, सरकार चुनते हैं। निपुण जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे समीकरण को लेकर, जैसा कि चारुल ने पूरा एक जातिगत आंकड़ा बताया, और आजमगढ़ के बारे में चूंकि मैं खुद वहां से हूं, तो वहां पे होता है कि भाई बीजेपी के पास यहाँ पर पाने के लिए कुछ, खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ होता है। वहां पे बीजेपी के उम्मीदवार ये मान के चलते हैं कि भाई हम सिर्फ लड़ाई में हैं, जीतना अब जनता के ऊपर है। लेकिन यही रमाकांत यादव जो इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, पवई फूलपुर से, उन्होंने पहली बार MP के रूप में बीजेपी का खाता खोला था, सांसद बने थे। अब उन्हीं के पुत्र हमारे यहाँ से विधायक हैं, लेकिन इस बार चूंकि पिताजी खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो पुत्र को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया है। अच्छा, इनको घेरने के लिए जो लोकल समीकरण है, मैं बात करूं, चूंकि कमोबेश पूरे आजमगढ़ और इस बेल्ट में यही होता है। ये मुस्लिम इलाका है, जैसा कि चारुल ने आंकड़े बताया कि सबसे ज्यादा यहाँ पर यादव हैं, करीब 60,000 यादव, 70,000 है, और 35 से 40,000 यहाँ पर मुस्लिम है। फूलपुर पवई की बात कर लें। इसके अलावा राजभर, जो बीजेपी के राजभर उम्मीदवार वहां पर हैं, राजभर भी करीब 30 से 35,000 वहां पे आते हैं। इसके बाद जो राजपूत ब्राह्मण है वो लोग करीब 15-20,000 तक आते हैं। अब यहाँ पर शकील अहमद BSP की तरफ से उम्मीदवार, हाथी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और मुस्लिम मतदाता ठीक ठाक, और शकील अहमद वो हैं जो हमारे यहाँ से वो ब्लॉक प्रमुख भी है, उनकी पत्नी हमारे यहाँ से ब्लॉक प्रमुख भी हैं, तो उनका मुस्लिमों में काफी व्यक्तिगत उनकी पैठ काफी अच्छी है। और अब उनको हराने के लिए पूरी रणनीति तैयार की गई कि ये रमाकांत यादव उनको कैसे घेरा जाए। तो बीजेपी का अपना वोट बैंक है, और शकील अहमद थोड़ा सा उनके मुस्लिम वोट बैंक में सेध लगा सकते हैं। जो आंकड़ा चारुल ने बताया कि अगर MY फैक्टर में किसी में एक में सेधमारी हो गई तो गेम बन सकता है। देखिए, मेरे को नहीं लगता कि सेधमारी हो पाएगी। हाँ। क्योंकि अगर हम MY फैक्टर को देखें, हाँ। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि दोनों और ज्यादा क्या हुआ है, सपा के साथ जुड़ा है, और बहुत ज्यादा क्या हुआ, आइसोलेट हुआ है। किसके लिए? सपा के लिए। हाँ। अदर की तरफ भटकने का इसका चांसेस कम है, क्योंकि जानते हैं बसपा सरकार बनाने वाली नहीं है। मेन फाइट जो है वो भाजपा और सपा के बीच में है। तो जो लोग भाजपा को नहीं चाहते कि भाजपा सरकार बनाए, तो वो डेफिनेटली सपा को वोट देंगे। लेकिन यहाँ पे सर थोड़ा सा व्यक्तिगत लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे कई लोग रमाकांत यादव से नाराज हैं, तो वो उनको हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे मेरी कुछ वहां सवर्ण समाज से बात हो रही थी, वो कहे भाई हमको अगर इसको हराना है तो हम BSP को वोट दे देंगे जी। तो ये समीकरण वहां पर कुछ बन रहा है। ये लोकल पॉलिटिक्स होती है सर। ना, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि लोकल पॉलिटिक्स का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति का अपना जो व्यक्तित्व होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब हम होलसोल देखते हैं, पूरा को देखते हैं, पूरे चुनाव को देखते हैं, तो मैं मानता हूँ कि पार्टी पॉलिटिक्स का भी एक अच्छा खासा प्रभाव रहता है। पर हम लोग देखें, जैसे आपका भाजपा, सपा और बसपा, तीनों पार्टी के उम्मीदवारों को देखें, तो जो मजबूत प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं वो कौन दिखाई दे रहे हैं आपके? आपने कहा बसपा का भी कहा कि बसपा के बड़े
उम्मीदवार बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन बात ये उठती है कि जो मुस्लिम वर्ग है, यानी कि जो मुस्लिम वर्ग है, क्या वो उनको वोट देकर अपनी वोट को बांटना चाहेगा? आज का जो मतदाता है वो बहुत ही समझदार और वो जानता है कि मैं किसको वोट दूं, किसको वोट ना दूं, कि मुझे किसकी सरकार लानी, किसकी नहीं लानी है। वो ये ना हो कि मेरी जो वोट मैं दूं वो सारी खराब हो जाए, बेकार हो जाए। तो क्या है कि ग्रुपिंग हुई है अच्छी खासी कि भाई जो भाजपा का वोट है वो भाजपा के लिए बहुत आइसोलेट हुआ है, जो सपा का वोट बैंक है वो सपा के लिए आइसोलेट हुआ है। तो बसपा अगर इसमें सेंधमारी करती है, जैसे हम लोग बात करें कि वहाँ पर जो दलित समाज है उसकी भी अगर हम वोटों की बात करें तो वो बसपा को जाएगी या राजभर को, जो आपके ओपी राजभर जी हैं उनकी जो पूरी पार्टी है उनकी भी है। इसके अलावा और भी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनमें भी क्या होता है, व्यक्तिगत समीकरण से वो बढ़ जाते हैं वोट। तो मुझे लगता है कि सेंधमारी ज्यादा हो नहीं पाएगी। बिल्कुल, और निकुल जी बहुत सही कहा आपने कि मतदाता जो है वो बहुत ज्यादा समझदार है और इसीलिए न्यूज इंडिया भी अपने जो दर्शक हैं उनसे अपील कर रहा है कि यदि आपके यहाँ पर चुनाव है तो घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।